तो ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है और 2015 में इसे एसएससी ने पूछा था। तो हम भी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत खास क्या होने वाला है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था। और हाथियों का प्रयोग जो है ना, मगध के शासकों ने किया था। इसमें ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौशल, मगध, चंपा, अवंती। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में से मगध जो है ना वो सही जवाब है। इसी युद्ध में क्या हुआ था, हाथियों का प्रयोग यानी कहें तो एलिफेंट का प्रयोग किया गया था। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जो कि एसएससी एमटीएस 2006 के अंतर्गत पूछा गया था, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही जवाब अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में हुआ था। हर्ष इसका सही जवाब है। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय 3री और कनिष्क के समय 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों का विश्लेषण नीचे दे रखा है। ठीक है, और 5वीं की बात करें तो हर्ष कन्नौज, अशोक 3री, कनिष्क 4थी, और इसी प्रकार से ये बुद्ध संगतियों की श्रेणी आ जाती है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट जो कि 2007 के अंतर्गत पूछ लिया गया था। वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान इसका सही जवाब है, ए ऑप्शन। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी एफसीआई के अंतर्गत उस समय 2012 में पूछ लिया गया था। और तो क्या था इस प्रीवियस ईयर यानी आए हुए प्रश्न की असलियत क्या है, किस प्रकार के प्रश्नों को एसएससी पूछती है, तो उसी इस चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चाएं करने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, किस प्रकार की गलियां बनाई गई थी? ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका कहता है चौड़ी और सीधी। बी ऑप्शन कहता है तंग और मैली, और साथ ही साथ सी ऑप्शन कहता है फिसलन वाली गलियां, और चौथा ऑप्शन कहता है तंग और टेढ़ी। तो ए ऑप्शन इसका सही है, चौड़ी और सीधी गलियां जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यही इसका सही जवाब था, ए ऑप्शन। तो आइए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि कब आया था। तो एसएससी सीजीएल 2010 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। और आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन की एक सीरीज आपकी बन सकती है। तो आप लोग तैयार रहिए। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो है ना किस तारीख को मिला था? तो भारत को आज़ादी भाई साहब कब मिली थी? तो सभी लोगों को पता है 15 अगस्त 1947। और पाकिस्तान की बात करी जाती है तो पाकिस्तान को एक दिन पहले ही आज़ादी मिल जाती है, या कहें तो 14 अगस्त 1947। और भारत की बात की जाती है तो 15 अगस्त 1947। आइए कुछ चर्चाएं करते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्र विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त को 2 डेमोनियम यानी 2 देशों में यानी दो बंटवारे के साथ भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो इस प्रकार थी ये
भारत के अधिकार क्षेत्र की सच्चाई। और आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला, जो कि कई बार कई परीक्षाओं में आया हुआ है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत जो थी ना, कब की गई थी, किसने की थी? पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला कहता है 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है 1909 में के मिंटो मार्ले सुधार, और तीसरा ऑप्शन कहता है 1919 में के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और चौथा ऑप्शन कहता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो है ना 1909 के मिंटो सुधार के आधार पर की गई थी। तो देखते हैं इसके बारे में। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल आगा खां की मांग पर मिंटो मार्ले सुधार द्वारा हुई। उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, तो इसीलिए ये मिंटो मार्ले सुधार कहा गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताना है। एसएससी सीजीएल 2000 स्टेनो और 2011 और सीजीएल 2000 में पूछा गया था बंगाल का पहला गवर्नर। तो इसका सही जवाब हो जाता है वारेन हास्टिंग। तो वारेन हास्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर वारेन हास्टिंग था। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करके आ जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? पहले ऑप्शन में कहा गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और दूसरे में श्री आर वेंकटरमण, और तीसरे ऑप्शन इसी प्रकार से गलत पलट दे रखे ना। तो सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही इसका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2009 के अंतर्गत पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर मूव करने से पहले कुछ जानकारियां लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने वर्ष 1952 से 57 ईस्वी तक और 57 से 62 ईस्वी तक 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तथा वे वर्ष 1962 से 67 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। उनका पहला कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तक तथा दूसरा कार्यकाल 11 अगस्त 2012 से अगले 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? और भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम यानी कम से कम उम्र की जो बात होती है तो 35 ईयर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, भारत के संविधान में निर्देश सिद्धांत के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को क्यों शामिल किया गया, किस उद्देश्य से शामिल किया गया? ये क्वेश्चन एसएससी जो कि स्टेनोग्राफरों का ऑनलाइन एग्जाम 2017 में हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये ऑप्शन इसका क्या कहता है, देखते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या हुआ था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, फिर से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।
और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रिट कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ही जारी कर सकता है। जैसे कि ये कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय ये कोई भी रिट जारी नहीं कर सकते हैं। रिट जारी करवानी हो तो कोई उच्च न्यायालय के पास जाइए या सर्वोच्च न्यायालय में घुस जाइए तो रिट जारी करने के लिए। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने की संभावना है तो इसको भी उठा लेते हैं। और यदि आपको इसी प्रकार के प्रश्न कुछ थोड़ी सी भी हेल्प लेकर आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि CHSL टियर 1 2018 में पूछा गया था तो इसके ऊपर भी हम लोग एक फोकस करते। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 68 में वर्णित है। तो 368 क्या है ना, इसके द्वारा संविधान में संशोधन या कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना बहुत आवश्यक है। उसके बगैर संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है या सागरमाथा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो था ना एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 के अंतर्गत पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्वत की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है ना 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली इस चोटी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आने वाला प्रश्न जो है ना वो एसएससी 10+2 लेवल का है जिसे 2013 में एसएससी ने पूछा था। तो भारत के सबसे दक्षिणी यानी सबसे साउथ में जो बिंदु है ना उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। और देखते हैं भारत का धूर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है। देखिए ये 2001 के अंतर्गत जनगणना की गई थी। तो कौन था, दिल्ली। जनसंख्या के घनत्व में सबसे अधिक राज्य कौन सा था भाई, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा। ठीक है, एसएससी स्नातक स्तर की परीक्षा 2008 में पूछा गया था तो उसमें ये ले लिया गया। तो जनगणना से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 2001 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रथम स्थान रहा। 2011 की जनगणना भी इसी संदर्भ में दिल्ली प्रथम स्थान रहा था। ठीक है, और जनगणना की बात करी जाती है तो 10 वर्ष में एक बार जनगणना करवाई जाती है। आइए जाते हैं दूसरे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन जो है ना एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीयत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो भाई दिल्ली इसका सही जवाब है। इन ऑप्शंस को देखते हुए दिल्ली में सड़क पर चलने वाले जो वाहन होते ना, जिस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा वाहन दौड़ते हैं वो कहाँ दौड़ते हैं? दिल्ली में। और पंजीकृत वाहनों की संख्या 7.35 मिलियन है। इसके बाद क्रमशः स्थान किसका जाता है? चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता का। सबसे पहला स्थान दिल्ली का। पंजीकृत का मतलब होता है पंजीकृत, जो रजिस्टर के ऊपर लिखित वाहन हैं, ठीक है, दर्ज किए गए हैं, वो कितने हैं? 7.35। तो मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो मार्मिकोलॉजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। CGL 2014 का प्रश्न है, ठीक है। तो मार्मिकोलॉजी करता है चींटियों का अध्ययन, ठीक है। चींटियों का अध्ययन करवाना है तो मार्मिकोलॉजी बोलिए। मार्मिकोलॉजी चींटियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है या एंटोमोलॉजी की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन कहता है पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? ठीक है, सीपीओ 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पक्षियों और चींटियों के पंख कैसे होते हैं? समवर्ती होते हैं। कैसे? समवर्ती। तो अगला क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है ना, एसएससी मल्टीटास्किंग MTS 2011 का क्वेश्चन है। फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज, जिसे पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 ईस्वी में मेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, जिसे इन्हें पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। तपेदिक के इलाज के लिए पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग कवक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। BCG एक प्रत्यक्षीय कीटा है, ठीक है। ये कीटा का मतलब टीका है, टीका जो नहीं लगवाया जाता, टीका है। प्रतिरक्षा रोधी, इससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान होती है। इसे टीका लगवाने के बाद जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है क्या? एपिस्टेसिस। क्या? एपिस्टेसिस। 2013-2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी CGL का। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तो कौन सा इसका सही जवाब है? तंत्रिका तंत्र। जन्म के बाद तंत्रिका तंत्र में कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है। मानव में तंत्रिका तंत्र ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों से सूचनाओं का प्रसारण करती हैं। और ये था अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।